नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सरस्वती स्कूल के वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा गुरुवंदन कार्यक्रम 10 व 11 को प्रोफेसर वीणा जलादे ने कहा। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित। गर्मी के बावजूद कर्नाटक चरण 3 के मतदान में 70.41% मतदान हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का परिवार पीएम मोदी से मिला, भारत रत्न के लिए जताया आभार। देखिए तस्वीरें। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बागियों पर की बड़ी कार्यवाही, 28 नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। देखते हैं समाचार विस्तार से। इस महीने की 10वीं और 11वीं तारीख को सरस्वती स्कूल सीनियर छात्र संघ ने गुरुवंदना और वरिष्ठ छात्र मैत्री कार्यक्रम का आयोजन किया। सरस्वती स्कूल वरिष्ठ छात्र संघ के अध्यक्ष और बसवेश्वर बीईडी कॉलेज की प्रोफेसर वीणा जलादे ने कहा। बुधवार को जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 1991 से 2005 तक लगभग 2000 पूर्व छात्रों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर 150 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए जलादे ने कहा कि इस महीने की 10वीं तारीख को शहर के सरस्वती स्कूल में बसवा जयंती और खेल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सरस्वती विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका सुलोचना अक्का करेंगी तथा सरस्वती शिक्षा विकास समिति के संस्थापक सचिव नारायण राव मुखेतकर उपस्थित रहेंगे। मुख्य अतिथि विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक भागु सिंह जाधव होंगे। अध्यक्षता संस्था के वर्तमान सचिव हनुमंतराव पाटिल करेंगे। जलादे ने बताया कि स्कूल के पूर्व छात्र संघ के सचिव रवि मूर्ति छात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे। वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को जिले के प्रतिष्ठित स्कूल अर्थात श्री चन्नबसवेश्वर गुरुकुल आवासीय विद्यालय कड़ियाल तालुका भालकी कन्नड़ माध्यम और श्री माणिक प्रभु में 6वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। पब्लिक स्कूल मणिकनगर तालुका हुनाबाद अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छात्रों को अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। छात्रों की पारिवारिक आय सीमा 2 लाख के अंदर होना चाहिए। 5वीं कक्षा में 60% अंक प्राप्त होने चाहिए। छात्रों को शुरुआत में केवल कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। यदि 6ठी कक्षा उपलब्ध नहीं है तो आगे की कक्षाओं में भी नामांकन होगा। जिला कलेक्टर की अनुमति से पात्र छात्रों में से लड़कियों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। कुछ छात्रों का 50% ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित है। एक परिवार में केवल 2 बच्चों यानी कि एक लड़का और एक लड़की को अनुमति देना। यदि कोई लड़का नहीं है तो 2 लड़कियों को अनुमति होगी। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र तालुका अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी कार्यालय बसव कल्याण बीदर हुमनाबाद और सहायक निदेशक कार्यालय समाज कल्याण विभाग और बी भालकी से कार्यालय समय के दौरान निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है और 21 मई से पहले संबंधित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। राज्य के कुछ क्षेत्रों में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बावजूद राज्य के 14 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार रात 11:17 तक 70.41% मतदान हुआ। चुनाव अधिकारियों के अनुसार कर्नाटक में कुल मतदान प्रतिशत 69.96% था, जो राष्ट्रीय औसतन 67.40 से बेहतर है। आईएमडी अधिकारियों ने मंगलवार को मतदान वाले 14 निर्वाचन क्षेत्रों सहित कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया था। गुलबर्गा और रायचूर निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। कोप्पल, बागलकोट, बीजापुर, गदग, बल्लारी, बीदर और यादगिर निर्वाचन क्षेत्रों में तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस था। चुनाव और आईएमडी अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम के बावजूद चरण 3 चुनाव में मतदान प्रतिशत उत्कृष्ट था। चरण 2 चुनाव में मतदान प्रतिशत 69.56% था। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीना ने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए चरण 3 के लिए कुल मतदान चरण 2 के चुनाव की तुलना में बेहतर था। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न के कारण खराब हुई पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश में जेडीएस नेता कर्नाटक उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और जेडीएस विधायक जीटी देवेगौड़ा ने एसआईटी की निष्पक्ष जांच करने की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के डर में
मामले को सीबीआई को सौंपने में कांग्रेस की अनिच्छा को देखते हुए यह जरूरी है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक मौजूदा न्यायाधीश जांच की निगरानी करेगा। देवेगौड़ा ने जोर देकर कहा कि एसआईटी को यह पता लगाना चाहिए कि अश्लील वीडियो वाले पेन ड्राइव किसने वितरित किए। हमें संदेह है कि पेन ड्राइव उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के निर्देशन में वितरित किए गए थे। एसआईटी को इनके वितरण के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। पूरी जांच करने के बजाय कांग्रेस इस घटना के लिए जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहरा रही है। उन्होंने सिद्धारमैया और शिवकुमार पर राज्य में जेडीएस को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी मैसूर में विरोध प्रदर्शन करेगी। जेडीएस कार्यकर्ता विशेषकर महिलाएं कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और बुधवार को न्यायिक जांच की मांग करने के लिए मैसूर पैलेस के पास इकट्ठा होंगी। हैदराबाद में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के परिवार के सदस्यों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दिवंगत नेता को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मंगलवार शाम को महाराष्ट्र से यहां पहुंचने के बाद नरसिम्हा राव के बेटे बेटियों और पोते पोतियों ने राजभवन में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। यह भेंट करीब 30 मिनट तक चला। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे पीवी प्रभाकर राव, बेटी और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की विधान परिषद सदस्य वाणी देवी, उनके दामाद केआर नंदन, एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते एनवी सुभाष पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। सुभाष बीजेपी के नेता भी हैं। पीएम मोदी ने नरसिम्हा राव के परिवार के साथ अपनी मुलाकात के बारे में एक्स पर शेयर करते हुए कहा, हैदराबाद पहुंचने पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानित विद्वान और राजनेता श्री पीवी नरसिम्हा राव गारू के परिवार के साथ एक उत्कृष्ट बैठक हुई। उन्होंने श्री नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न प्रदान करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में 28 असंतुष्ट पार्टी नेताओं को निष्कासित कर दिया। इन नेताओं ने टिकट से इनकार किए जाने के बाद 19 अप्रैल को पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक तार तारक की अध्यक्षता वाली बीजेपी की राज्य अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति ने कहा कि नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब निष्कासित नेताओं ने नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल और स्वतंत्र उम्मीदवारों के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। बता दें कि एनपीपी का उत्कृष्ट नेतृत्व मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगम कर रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश की भी सभी विधानसभा सीटों पर 60 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 10 निर्विरोध चुने गए। बिना किसी मुकाबले के जीतने वाले प्रमुख नेताओं में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चौना मीन, तेजी कासो, जीके ताको, न्यातो डुकुम, मच्चू मिथी और दासांगलू पुलू समेत अन्य शामिल थे। बीजेपी शासित राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ पहले चरण में 19 अप्रैल को हुए थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को घोषित किए जाएंगे, जबकि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को होंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा की ओर से भारत में विरासत कर इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की दी गई राय पर अर्थशास्त्री गौतम सेन भड़क गए हैं। उन्होंने सैम पित्रोदा के इस बयान को अव्यवहारिक करार दिया है। गौतम सेन ने बताया कि सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका में कोई विरासत कर नहीं है, उनके पास विरासत कर नहीं है। ऐसे एस्टेट ड्यूटी और गिफ्ट टैक्स कहा जाता है। सेन ने इस बात का भी खुलासा किया है कि अमेरिका में 2022 तक 0.14% मृतकों को इसका भुगतान करना पड़ता है। 2.5 मिलियन मृतकों में केवल 0.14% यानी पूरे अमेरिका में 4000 लोग एस्टेट ड्यूटी के अधीन हैं।
अर्थशास्त्री गौतम सेन ने कहा कि अमेरिका में अधिकांश संपत्तियों को छूट दी गई है क्योंकि छूट की सीमा बहुत अधिक है, $13.6 मिलियन है। वास्तव में अमीरों का पैसा ट्रस्टों में है, इसलिए अमेरिका का उदाहरण भारत के लिए बिल्कुल भी सदृश नहीं है। सभी घरों और व्यवसायों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव कई कारणों से अव्यवहारिक है। भारत में 2.4% या उससे भी कम लोग इनकम टैक्स भरते हैं। उस समूह में लगता है कि 1.2 मिलियन से अधिक लोगों के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, जो मुख्य रूप में उनके अपने निवास में है। उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए आपको अपने व्यवसाय बंद करने होंगे। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी और सीबीआई ने हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ईडी ने वकील से कहा कि मैंने एक आवेदन दिया है, 3 मई को नोटिस जारी किया गया था, जिसके कारण हमें जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय मिला। ईडी ने कहा कि जांच अधिकारी आईओ सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार करने में व्यस्त हैं। जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय और दिया जाए। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने समय मांगे जाने के अनुरोध पर आपत्ति जताई। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि निचली अदालत में उनके द्वारा दाखिल जवाब पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वे 1.5 साल से अधिक समय से इसकी जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म कर देंगे। ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका को कई बार स्थगित किया जाए। दलील सुनने के बाद जज ने कहा कि मैं केवल 4 दिन का समय दे रहा हूं। मैं मामले को सोमवार के लिए रख रहा हूं। इस मामले पर अब 13 मई को सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरे चरण का मतदान बीते मंगलवार 7 मई 2024 को संपन्न हो चुका है। इस फेज में मध्य प्रदेश की भी 9 सीटों पर वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग समाप्त होने के बाद राज्य के बैतूल से हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल 7 मई को हुए मतदान के लिए ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में अचानक आग लग गई। ये बस बैतूल जिले के 6 मतदान केंद्रों से मतदान सामग्री लेकर आ रही थी। आइए जानते हैं पूरा मामला। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि जिले के 6 मतदान केंद्रों से मतदान सामग्री और कर्मचारियों को लेकर यह बस बैतूल आ रही थी। जिले के साईखेड़ा थाना क्षेत्र के बिस्नूर और पौनीगाला गांव के बीच यह हादसा हुआ। आग लगने की घटना रात्रि करीब 11 बजे की है। कलेक्टर ने कहा कि घटना की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी और वहां से जैसे निर्देश मिलेंगे उसका पालन किया जाएगा। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। इजरायली सेना ने युद्ध विराम की सभी गुंजाइशों को खत्म करते हुए गाजा की सीमा से लगे रफाह शहर पर भी पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह इजरायली सेना की हमास पर एक और बड़ी जीत मानी जा रही है। इजरायल की एक टैंक ब्रिगेड ने मंगलवार को गाजा की महत्वपूर्ण रफा सीमा पर नियंत्रण हासिल करने के बाद वहां इलाके में गश्त करते देखा जा रहा है। इससे लोगों में दहशत फैल गई है। करीब सहयोगियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए इजरायल अब गाजा के दक्षिणी शहर में घुस गया है। संयुक्त राष्ट्र के रफा और गाजा में अन्य मुख्य मार्ग केरम शालोम के बंद होने से फिलिस्तीनियों को सहायता के प्रवाह में ऐसे समय में संभावित कमी आने की चेतावनी दी। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र का उत्तरी भाग पहले से ही अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। रात में इजरायली सेना ने रफा पर यह आक्रमण ऐसे किया जब चरमपंथी समूह हमास ने सोमवार को कहा था कि उसने इजरायल के साथ गत महीने में जारी युद्ध के रोकने की मिस्र और कतार की ओर से पेश किए गए संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि इजरायल ने इस बात पर जोर दिया कि यह समझौता उसकी मुख्य मांगों को पूरा नहीं करता है। उच्च स्तरीय कूटनीतिक कदम और सैन्य अस्थिरता ने आशा की एक किरण को बनाए रखा है। भले ही इसमें मुश्किल हो, लेकिन इससे युद्ध में कम से कम एक विराम आएगा। राफा पर मंगलवार के कब्जे के साथ ही इजरायल को गाजा की सीमाओं पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरस्वती स्कूल के वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा गुरुवंदन कार्यक्रम 10 व 11 को प्रोफेसर वीणा जलादे ने कहा,
अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित। गर्मी के बावजूद कर्नाटक चरण 3 के मतदान में 70.41% मतदान हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का परिवार पीएम मोदी से मिला, भारत रत्न के लिए जताया आभार। देखिए तस्वीरें। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बागियों पर की बड़ी कार्यवाही, 28 नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।